नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी के बारे में। जी हाँ, ये टाटा सफारी है और इसके नाम के बारे में, किसको सफारी नाम दिया गया, उस पर कई सारे डिस्कशन चल रहे हैं कि अच्छा है या नहीं है, नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था। मेरे क्या थॉट्स है वो इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं कि सफारी में क्या क्या चीज़ें हैं इन एंड आउट, एक कंप्लीटली डिटेल तरीके से। बिकॉज हमें सबको पता है हैरियर के ऊपर ये बेस है और हैरियर जो है वो 5 सीटर थी, ये 7 सीटर है। लेकिन सिर्फ 2 सीट्स का ही डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे और भी कई सारे डिफरेंसेस है। तो हर एक चीज़ की डिटेल में बात कर लेते हैं ताकि अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ होगी तो वो भी आपको पता चल जाएगी। चलिए, फ्रंट व्हील ड्राइव 7 सीटर एसयूवीज़ का ये सेगमेंट महिंद्रा एक्सयूवी 500 से पॉपुलर होना शुरू हुआ था। अब काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपनी गाड़ियाँ उतार रहे हैं। टाटा सफारी भी इसी सेगमेंट की कार है। हालांकि पिछली सफारी काफ़ी ऑफ रोड केपेबल थी, बट यहाँ पे फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को हम कभी और टेस्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम मोस्टली इसको शहर में ख़राब सड़कों वगैरह पे चलाएंगे, जहाँ पे ज़्यादातर ओनर्स इसको चलाने वाले हैं। यही शायद एक बड़ा रीज़न है कि टाटा ने इनिशियली कोई भी 4x4 ऐसी चीज़ जो है ऑल व्हील ड्राइव जैसा सेटअप ऑफर अभी तक तो किया नहीं है, ना ही उसके बारे में बात की है। खैर, हैरियर के मुकाबले अगर आप जानना चाहें तो मुझे लगता है कि सफारी को लगभग 60-70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा में प्राइस किया जाएगा। चलिए बाकी माइन्यूट डिटेल्स भी देख लेते हैं। ओके, तो एक्सटीए से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं टाटा सफारी की। सबसे पहले चाबी से बात करते हैं। वही सेम चाबी जो हैरियर में आती थी। यहाँ पे 4 बटन आपके पास में है, एक लॉक, एक अनलॉक, एक आपको बूट अगर अनलॉक करना हो तो उसका बटन है, और दूसरा लास्ट बटन जो है चौथा, ये आपको अगर लाइट जला के गाड़ी को ढूंढना हो तो उसके लिए यहाँ पे बटन आपको मिलता है। उसके बाद में गाड़ी में क्या क्या चेंजेस है। फ्रंट में आपको ग्रिल जो है वो अलग नज़र आएगी हैरियर से यहाँ पे। इनफैक्ट ना सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल, नीचे वाली ग्रिल जो है वो भी थोड़ी सी अलग नज़र आएगी, और थोड़ा सा ट्रीटमेंट हेडलैम्प का जो है वो भी अलग नज़र आएगा। आपके पास में DRL है, हेडलैम्प है, HID जेनन हेडलैम्प है, वो आपको मिलता है। काफ़ी अच्छे हेडलैम्प्स के थ्रू है, उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। वैसा ही जैसा हमने हैरियर में देखा था। अगर आपने हैरियर की वीडियो पूरी नहीं देखी है तो आई बटन में जाके आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई डिज़ाइन चेंज जो है फ्रंट पार्ट में नहीं है, लेकिन गाड़ी को ओवरऑल बेटर प्रोपोर्शंस दिखाने के लिए, बेटर प्रोपोर्शन बनाने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही नीट चेंज किया गया है, जो कि लोग पहली बार में शायद पकड़ ना पाए। वो ये कि अलॉयज़ दिखते तो सेम है, बट अलॉयज़ की साइज़ जो है वो चेंज कर दी गई है। 235 60 R 18, जी हाँ 18 इंचज़ के अलॉय दिए गए हैं। और ये चीज़ मैंने भी देख के मुझे जो पता नहीं चली थी, जब मैं जैसे ही मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया था तो आई रियलाइज़ कि हल्की सी गाड़ी जो है वो स्टिफ सी लग रही है थोड़ी बहुत। तब जब बाहर आके नोटिस किया तो देखा तो 18 इंचज़ के व्हील यहाँ पे गाड़ी को मिले हैं। अब 18 इंचज़ के व्हील तो गाड़ी को मिल गए हैं, लेकिन जो लोअर वेरिएंट है, जो स्पेयर टायर है वो अभी भी 16 इंचज़ का है, और लोअर वेरिएंट में शायद वो 17 इंचज़ के आएंगे, जो कि हैरियर के टॉप एंड एडिशन में आते हैं 17 इंचज़ के। और ये मशीन कट अलॉयज़ है, जो इससे जस्ट लोअर वेरिएंट होगा उसमें प्रॉब्ली नॉर्मल अलॉय व्हील्स जो है वो दिए जाएंगे। एक और चीज़, ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है ये ऑटोमेटिक है, लेकिन मैं मैनुअल भी मैंने चलाया है, और फिर से अभी मैं चलाऊंगा। वो वाइट कलर में है, ये ब्लू कलर में है। तो जब भी आप देखेंगे वाइट कलर में चला रहा हूँ तो प्रॉब्ली सारी फुटेज जो है मैनुअल वेरिएंट की है, और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट की है। डीजल ही आपको मिलेगा, पेट्रोल जो है उसके बारे में अभी कोई भी खबर यहाँ पे है नहीं। सेम डीजल इंजन है, सेम ट्यूनिंग है, सेम गियर बॉक्सेस है जो हैरियर में आते थे। इसके अलावा साइड में क्या चेंजेस है, वाले इस तरफ कोई चेंज नहीं है। जो बड़े चेंजेस अब आते हैं वो गाड़ी के इस हिस्से के बाद में आते हैं। इस हिस्से के बाद में आप देखोगे गाड़ी जो रूफ वापस हल्की सी नीचे जाने की बजाय ऊपर की ओर थोड़ी सी उठ रही है, और उसका रीज़न ये है कि 7 और 6 सीटर वेरिएंट जो है उसके लिए हेडरूम ज़्यादा रखना था, तो वो यहाँ पे कोशिश की गई है। नाउ दिस इज़ वेरी अनलाइक MG हेक्टर, जो इसका कॉम्पिटिशन है। MG हेक्टर में जो है जब 5 सीटर वेरियंट आया था, वैसा ही 6 और 7 सीटर में है ओवरऑल प्रोपोर्शन बाहर, बट यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया है, थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया और लंबा कर दिया गया गाड़ी को, ताकि जो बची हुई 2 सीट्स है वहाँ पे लोग बैठें तो उनको इश्यूज़ ना हो। अब क्या इश्यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे बची हुई 2 सीट्स पे, वो अभी अंदर जाके देखेंगे। बट एक छोटा सा एडिशन जो है वो यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन फिट एंड फिनिश के इश्यूज़ जो है वो डेफिनेटली वैसे ही है जैसे हैरियर में थे। इनफैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ तो यहाँ पे निकल गया है जो कि अभी अंदर भी जा रहा है। विल चेक क्या है ये। जैसे कि आपने बताया था कि यहाँ पे भी थोड़े से पैनल गैप्स है, इस तरफ थोड़ा सा गैप ऊपर नीचे है, बट इस तरफ जो है वो इक्वल है। तो ये सब चीज़ें अभी बरकरार है। अब यहाँ पे आपको जो टेल गेट है वो कंपटीशन में MG हेक्टर में जो है वो आपको वो मिलता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैनुअल है। लेकिन इश्यू ये है कि ये खोलने के बाद भी आपको जो उठाना होता है
तो ऐसा कोई ग्रैब जो है वो अच्छा नहीं है, और किसी और तरीके से आप ग्रैब कर नहीं सकते हो इसको, मतलब यहीं से करके आप उठाना पड़ता है। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम ही हो जाता है। प्रॉब्ली एक बेटर पकड़ के खींचने वाली कोई स्पेस जो है दिया चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिया गया अंदर की तरफ, तो ये जो चीज़ है ऐसा कुछ अंदर बाहर की तरफ भी दिया जाना चाहिए था, मतलब क्योंकि आप जब यहाँ करते हो तो आप नीचे ला सकते हो, लेकिन डेफिनेटली जब ऊपर उठाते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बूट क्योंकि खुल गया है तो बात कर लेते हैं कितना स्पेस है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना सा ही स्पेस बूट में है। इनफैक्ट लैपटॉप बैग जो है वो भी यहाँ नहीं आ सकता है, बट इस स्पेस का थोड़ा ठीक इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे नीचे जो है आपके पास में जैक वगैरह दी गई है। हालांकि ये गाड़ी की चाबी आई थी उसमें, हालांकि मुझे सेफ्टी ट्रायंगल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सेफ्टी ट्रायंगल प्रॉब्ली कहीं और रखा गया है। और उसके बाद में आप स्पेयर टायर जानना चाहें तो यहाँ नीचे लगा हुआ है, ये रहा स्पेयर टायर, 16 इंचेस का स्पेयर टायर है। सीट अगर आपको नीचे गिरानी है तो वो फंक्शन भी आप यहीं से करेंगे। आगे मतलब अगर आप फ्रंट सीट में बैठे तो वहाँ से करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से आप सीट को नीचे ऊपर गिरा सकते हैं। अभी वहाँ पे पीछे कोई बॉक्स पड़ा है, जब सीट नीचे गिरी होगी तो कुछ ऐसी सी लगती है। और सीट अगर आपको ऊपर करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इनकी बात ज़्यादा जो है अभी मैं आगे जाके करता हूँ, फिलहाल इसको यहीं पड़ा रहने देते हैं। इसकी एक और प्रॉब्लम है, कई बार बंद नहीं होता है, इस बार तो हो गया है, एकदम से बंद नहीं होता है, कई बार ये थोड़ा सा खुला रह जाता है। तो अभी जो लाइट जली बेसिकली इसका मतलब था कि गाड़ी पूरी लॉक्ड है, आपने सिर्फ बूट खोला था। अब बूट बंद करने के बाद में गाड़ी अपने आप कंप्लीटली लॉक हो गई है, इसका ये मतलब है। बट हमें गाड़ी फिर से अनलॉक करनी पड़ेगी ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ। ये जो है आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शायद इसको बोलते हैं, वैसा है। डीजल जो है वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। एडब्लू जो है 15 लीटर्स का टैंक एडब्लू का भी आता है, जिसका एक्सेस जो है आपको यहीं से मिलेगा, बूट के अंदर से ही, बाहर से नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर में वैसे तो ज़्यादा मतलब बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन आपको शायद एकदम से नहीं लग रहे होंगे, बट हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले ड्यूअल टोन कलर जो है, नीचे ब्लैक की जगह अब यहाँ पे बहुत ही लाइट ग्रे बेज कलर जो है, बेज लाइट ग्रे टाइप का कलर जो है वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे जो ये फिनिश दी गई है ये भी वुड की नहीं होगी, थोड़ी अलग से इस्तेमाल की गई है। टाटा इसको क्या कह रहा है वो मुझे पता नहीं है। बाकी यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है सॉफ्ट टच मटेरियल है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हार्ड मटेरियल है, प्लास्टिक है बेसिकली। यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच है, यहाँ पे लेदर जो इस्तेमाल किया गया है। वही अगेन 4 बटन जो है आपके पास में है पावर विंडोज़ के। अब सिर्फ ऑटो अप डाउन जो है वो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड के लिए ही मिलता है। इनफैक्ट ड्राइवर साइड के लिए, हाँ ड्राइवर साइड के लिए मिलता है, ये ऑटो अप डाउन यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद में काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग जो है वो लेवर्स वगैरह की है, कोई शिकायत आपको इससे जुड़ी हुई नहीं होगी। फिनिशिंग मतलब बेसिकली ये क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी जो है उससे जुड़ी हुई शिकायत आपको यहाँ नहीं होगी। नीचे बॉटल होल्डर है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। एंड में यहाँ पे अम्ब्रेला भी डाल सकते हो। अम्ब्रेला की जगह अभी मेरे पास ये बॉटल है, ये मैंने आपको डाल के दिखा दी। यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, बड़े बड़े बॉटल होल्डर है, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी शिकायत आपको होगी नहीं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पे ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, AC का वेंट है, सेम लाइक हैरियर, बस कलर जो है वो चेंज किए गए हैं। नीचे का जो स्पेस था, जैसे कि हम शिकायत करते थे कि हैरियर में क्या हुआ करता था कि डेड पेडल जो है उतना यूज़फुल नहीं लगता था, वो चीज़ें सब सेम ही है। और मैनुअल जब मैं चलाऊंगा तब मैं उसकी भी बात करूंगा कि यहाँ पे जो घुटना टच हुआ करता था क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या वो भी अभी वैसी की वैसी है, उसकी भी हम बात करेंगे। स्टीयरिंग में वही कंट्रोल्स है, और कंट्रोल जो है बड़े सिंपल है, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इशू फाइंड आउट किया जाए। हालांकि एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, जैसे कि अभी स्टीयरिंग जो है एकदम बीचों बीच है, और ये जो है ऊंचा है थोड़ा सा, इसको यहाँ होना चाहिए था, बट ये यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड है। एक्चुअली इसको ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, बट थोड़ा सा इधर उधर जो है आदत पड़ जाएगी। मतलब आपको ऐसा कोई और चीज़ नहीं है, बट ये कभी कभार एकदम मेरे को दिखने में थोड़ा सा और लग रहा था। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में जो 7 इंच की MID है, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें शो करती है। उससे पहले मैं AC बहुत बढ़िया काम करता है इसका, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा हूँ, मैंने कम कर दिया है। 7 इंच की MID है, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स दिखाता है। ये जो आप फ्यूल एफिशिएंसी देख पा रहे हैं, ये असली फ्यूल एफिशिएंसी नहीं है, गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रहती है तो इसलिए ये कम दिखाता है। मैं आपको एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी फिगर गाड़ी चलाते वक्त दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रिप A, ट्रिप B, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सेटिंग्स जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्विस रिमाइंडर रीसेट अगर आप करना चाहे तो वो कर सकते हैं, अबाउट में जाना चाहे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद में टायर प्रेशर इंक्लूडिंग टायर टेम्परेचर जो है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। इस तरफ आपके पास में स्पीडोमीटर है, जिसमें कुछ वार्निंग लाइट जो है वो भी यहाँ पे दिख जाती है। इस तरफ आपके पास में टैकोमीटर है, जो कि मैं आपको एक्सलेट जब कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं इंजन जो है वो रेव कर रहा है। नीचे कुछ और लाइट्स आपके पास में आती है, जब हाई बीम वगैरह आप देते हैं तब वो जो है दिख जाती है, जैसे कि ये हाई बीम वगैरह की अब तो मैंने आप दिख गया। DEF की जो है वो यहाँ पे दिखता है। हालांकि ये DEF वाले कई बार फ्यूल उससे कन्फ्यूज हो जाते हैं आप, ये शायद फ्यूल की रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन ये फ्यूल की नहीं है। फ्यूल की रीडिंग यहाँ पे है, जो कि थोड़ी अलग से दिखी है और ज़्यादा बेटर लगती है DEF वाले रीडिंग से। ऊपर की तरफ एम्बिएंट टेम्परेचर, टाइम, RPM × 1000 वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई है। इंजन टेम्परेचर जो है वो यहाँ, ओडो जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद में वाइपर का थ्रो जो है वो
थोड़ा सा, हाँ वाइपर का थोड़ा नीचे गिर रहा है, प्रॉब्ली ये कैलिब्रेटेड नहीं है प्रॉपर्ली, बट वाइपर जो है जो साफ जिस हिसाब से कर रहा है उसमें कोई शिकायत यहाँ पे नहीं है ना। अगेन रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलते ही मिलते हैं। और इस तरफ अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जुड़े हुए सारे कंट्रोल मिलते हैं। फॉग लाइट जो है उसके कंट्रोल्स भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये जो साइड है यहाँ पे आपके पास में ऑडियो से जुड़े हुए कंट्रोल है ना। यहाँ पे अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो जो है इस पर्टिकुलर स्क्रीन को कंट्रोल करेगा। ये 8 इंच की स्क्रीन है, आई बिलीव 8 इंच की स्क्रीन है। लोअर वेरिएंट में 7 इंचेस की आती है, लेकिन ये वाले इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ मतलब सफारी के साथ में आपको अब IRA भी मिल जाता है। IRA जो है उसमें कई सारे फीचर्स है और जैसा कि हमने अल्ट्रॉस में देखा था उसकी एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट काम करती है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको जानना है क्या क्या फीचर्स IRA में तो यहाँ आई बटन में अल्ट्रॉस वाली वीडियोस में IRA जो है उसका सेक्शन है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल टच स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा फ्लूइड लग रही है पहले के मुकाबले। और यहाँ पे आपके पास में अगेन वो सिंपल पहले सारे जो फीचर्स थे वही थे, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह वगैरह। और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सिर्फ इतने से पार्ट में आता है, ये बाकी वाला पार्ट जो उसमें नहीं आता है। जबकि एप्पल कारप्ले कई गाड़ियों में से पूरा आता है तो वो काफ़ी सुंदर लगता है। हालांकि यहाँ पे वो सेटअप नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी स्क्रीन जो है वो यूटिलाइज होती है। बाकी साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। JBL का 9 स्पीकर सेटअप लगा हुआ है इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट में जिसमें बैठा हूँ, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। इनफैक्ट यहाँ पे ब्रांडिंग भी दी गई है JBL, अगर आप देख पा रहे हैं। तो साउंड क्वालिटी जो है उसमें कोई भी इशू नहीं है, वो काफ़ी बेहतर है। ऊपर की ओर आपको इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर दिया गया है। नीचे यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं। अब ये जो बटन्स है क्विक एक्सेस के लिए हैं। हमेशा क्विक एक्सेस के बटन्स होना काफ़ी बढ़िया रहता है गाड़ी में। मतलब हर बार जरूरी नहीं टच स्क्रीन पर देख के इधर करते रहो, कई बार वो रिस्की हो सकता है। यहाँ पे MG हेक्टर जो है उसको कुछ सीखना चाहिए कि काफ़ी सारे क्विक एक्सेस बटन जो है वो हमेशा दिए जाने चाहिए, खास तौर से AC के बटन दिए जाने चाहिए, जो कि अगेन यहाँ पे दिए गए हैं। फॉग लैम्प के बटन यहाँ पे है, मैंने गलती से आपको शायद यहाँ पे बोल दी होंगी, और फॉग लैम्प नहीं है, हेडलाइट जो है उसका लेवलर है। फॉग लैम्प के बटन यहाँ पे है और ये तभी काम करेंगे जब आपकी गाड़ी की लाइट जल रही हो। अभी ऑटोमेटिक पे लाइट जल नहीं रही है। हैजार्ड लैम्प यहाँ पे है, ये आपके पास में इकोनॉमी मोड, ये आपके पास में स्पोर्ट मोड। अब आप सोच रहे हो कि इसमें आवाज़ क्यों नहीं आई, वो एक्टिवेटेड वाली, वो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, जो कि एक बढ़िया चीज़ है। बंद करने का फीचर होना चाहिए, वो बार बार मतलब कुछ दिन तक अच्छी लगती है, उसके बाद में एनोइंग थी वो लगने लग जाती है। नीचे की ओर यहाँ पे आपके पास में डीफॉगर्स के स्विचेस हैं, AC के कंट्रोल्स हैं, उनके मोड्स हैं। ऑटोमेटिक AC आपको सिंपली ये दबा के अगर आप ये रखें तो ऑटोमेटिक AC पे आप चले जाएंगे। फिलहाल मुझे हवा जो है उसका फ्लो कम रखना है। इनफैक्ट इसकी सबसे लोएस्ट फ्लो में भी काफ़ी तेज़ हवा इसमें से आती है, जो कि अगेन कुछ एरियाज़ में अच्छी बात हो सकती है, कुछ एरियाज़ में कभी कभार टेम्परेचर जो है जो आपको थोड़ा सा अनोइंग लग सकती है, लेकिन ऐसा कोई शिकायत वाली बात उसमें नहीं है। नीचे USB और ऑक्स का बटन है, ये पहले बहुत ही नीचे हुआ करते थे, यहाँ शिफ्ट हो गए, जो कि बेटर है। हालांकि इनके आगे शिफ्ट होने की वजह से हुआ क्या है कि आप फ़ोन वगैरह जब डालते हैं तो उसमें थोड़ी सी इशू आपको आती है, ऐसे फंस के जाते हैं। हालांकि 3 फ़ोन आप अंदर डाल सकते हैं, कोई भी वायरलेस चार्जिंग ऐसी कोई चीज़ आपके पास में नहीं है। ESP का बटन है आपके पास में, ये हिल डिसेंट कंट्रोल जो है उसका बटन है, और ये जो है नॉब, इससे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको रेन मोड वगैरह, एक सेकंड में इसको, ओके, वेट मोड यहाँ पे आ गया है, ये आपके पास में आ गया है रफ रोड मोड, और यहाँ पे जो पहला मोड है वो नॉर्मल मोड यहाँ पे है ही। उसके बाद में आपके पास में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो कि Hyundai से सोर्स किया गया 6 स्पीड का गियर बॉक्स, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, मैनुअल में आप लगाएंगे, प्लस माइनस जो है वो आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दिया गया है, यहाँ पे ऑटो होल्ड है। अब एक चीज़ गाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि कई लग्जरी कार्स में मिस करती है, हालांकि कुछ और गाड़ियों में भी आता है, बट कई लग्जरी कार्स भी उस छोटी सी चीज़ को मिस कर देती है। वो ये कि लेट्स अज्यूम अभी पे पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है और मतलब गाड़ी आप सीट बेल्ट पहन के जैसे ही ड्राइव में डालेंगे और एक्सेलरेट करेंगे तो पार्किंग ब्रेक हट जाएगा, ये फीचर सब में आता है। बट आपने पार्क में लगाई और आप गाड़ी बंद करके बाहर जाते हैं तो भी पार्किंग ब्रेक जो है अपने आप लग जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है, और बाकी गाड़ियों को भी ये देना चाहिए। नीचे की ओर यहाँ पे आपके पास में 3 कप होल्डर टाइप्स है, मे बी बॉटल होल्डर भी आप कह सकते हो, कप होल्डर भी कह सकते हो। बॉटल अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो अपना हाथ प्रॉपर्ली इस पर रख नहीं पाएंगे। ये जो है स्पेस, यहाँ पे छोटा सा स्पेस और है, जिसमें आपके पास में एक 12 वोल्ट का सॉकेट, नीचे की ओर आपके पास में AC का वेंट, और यहाँ पे आपके पास में 2 USB सॉकेट है 5 वोल्ट वाले 2.4 एम्पियर वाले, जो कि अच्छी चीज़ है, जिससे फास्ट चार्जिंग हो सकती है। अब USB चार्जिंग स्लॉट जो है उसकी भरमार है इस गाड़ी में, उनकी बात अभी हम करते जाएंगे। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई हो तो ऊपर ये सनरूफ के कंट्रोल्स वगैरह रह गए। अभी 3 कंट्रोल सनरूफ के हैं, एक्चुअल में एक देख के भी काम चलाया जा सकता है, बट यहाँ पे 3 कंट्रोल्स है। एक शेड का है, एक आपको सिर्फ सनरूफ जो है उसको पीछे से हल्का सा ऊपर करना है, और एक पूरी आपको सन शेड ओपन करना है। तो अभी हम जो है इस एक का इस्तेमाल करके पूरा हम ओपन कर देते हैं। काफ़ी दूर जाके खुलता है ये, काफ़ी वाइड खुलता है, कोई डाउट नहीं है। और ऑब्वियसली सन शेड तो बहुत ही ज़्यादा हट जाता है। हालांकि अब आप इसको बंद अगर करना चाहेंगे तो जैसे मैंने ये एक बटन दबाया, अब प्रॉब्लम मुझे दूसरा बटन दबाना पड़ेगा सन शेड को वापस लाने के लिए। यस,
तो ये सनशेड आ गया है वापस। यहाँ पे आपके पास में LED लाइट्स है अंदर, जो कि काफ़ी सुंदर है, काफ़ी ब्राइट है, कोई इशू से जुड़ा हुआ भी नहीं है। यहाँ पे स्पीकर्स लग रहे हैं हल्के से, एक्चुअली अब माइक्रोफोन्स होने चाहिए बट ये स्पीकर जैसे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास में है वैनिटी मिरर विथ लाइट। अब ये जो है ये एक्सटेंड नहीं होता है आई बिलीव, या होता है, नहीं होता है एक्चुअली। यहाँ पे एक मार्किंग सी दी गई जिससे मुझे लग रहा था ये होता है, बट ये नहीं होता है। बट ये काफ़ी ठीक ठाक बड़ा है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ता है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी इससे। उसके बाद में हम आते हैं बाहर आके हम यहाँ पे बात करते हैं सीट्स की। सीट्स थोड़ी सी छोटी है, ड्राइविंग कंफर्ट के मामले में बेटर होता अगर ये बैठने वाला बकेट जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती। हालांकि यहाँ पे बोल्स्टर सपोर्ट वगैरह बढ़िया है, उसका कोई जुड़ा हुआ नहीं है। आप लंबार जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे आपको ये देख पा रहे हैं ये लेवर जो है ये इधर दिया गया है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपको टोटल इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। परफेक्ट सीटिंग पोजीशन आपको अगर निकालनी हो तो उसके लिए स्टीयरिंग अगर मैंने नहीं बताया तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे मैनुअल लीवर है जिसको आप अगर खोलें तो आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट सीट मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर हम पीछे चलते हैं। तो 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ और मैंने फ्रंट सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ORV से जुड़ा हुआ, ड्राइव करते वक्त हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्लेज़र जो है, ओके, तो मैंने ये सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतना ही स्पेस है, एक्चुअली ये सीट मैंने आगे कर रखी है। तो ये मैक्सिमम स्पेस जो है आपको यहाँ पे मिल सकता है जब फ्रंट सीट जो है 5 फुट 8 इंच के बंदे के हिसाब से एडजस्टेड हो। तो ये मैक्सिमम स्पेस आप यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे की तरफ जो है फुट वाला स्पेस भी ठीक है, इनफैक्ट थोड़ा सा ये ऊपर दिया गया है तो आपको कंफर्ट में ही ऐड करता है। विजिबिलिटी यहाँ से कैसी है, विजिबिलिटी भी ठीक है, आपको ये सीट इतना ज़्यादा स्पेस नहीं खाती है, तो आपको आगे अगर इधर से देखना हो या मतलब यूँ देखना हो तो इशू आपको नहीं होगा। साइड में भी कोई क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं है। ऊपर की ओर ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं। रीडिंग लैम्प जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। साइड में AC वेंट्स है, यहाँ पे छोटा सा कभी होल है। अब जो USB स्लॉट्स आगे दिए गए, मतलब बेसिकली एक USB वहाँ पे, 2 इसके अंदर थे, वो 2 जो है वो आपको पीछे वाले लोगों के लिए इस्तेमाल करने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ से आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें नीचे की ओर, ये देखो तो आपको 2 USB स्लॉट्स और यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये 2 USB स्लॉट हो गए, तो आगे एक, फिर इसमें 2, यहाँ पे 2, तो टोटल जो है 5 USB स्लॉट अब तक हो गए हैं। और पांचों के पांचों जो है वो 2.4 एम्पियर वाले हैं, 5 वोल्ट वाले हैं, जो कि डिसेंट स्पीड से चार्जिंग आपके फ़ोन की कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीट जो है ये स्प्लिट वाली है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं अगेन कंफर्ट वगैरह के हिसाब से। तो ये सीट्स देखो वैसे तो ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, 7 सीटर वेरिएंट की है, ओवरऑल इतना गुड नहीं है ये बेंच कंफर्ट के मामले में। जो कैप्टन सीट्स है वो ज़्यादा बेटर होगी, बट अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी हो तो आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेडरूम वगैरह जो है वो भी काफ़ी बढ़िया आपके पास में यहाँ पे है। तो लेट्स अज्यूम 5 फुट 8 इंच का कोई बंदा ड्राइव कर रहा है, 6 फुट का कोई बंदा यहाँ बैठा है तो वो यहाँ पे बैठ सकता है, उसको कोई इशू नहीं होना है। और लेट्स अज्यूम कि आगे कोई 6 फुट का बंदा बैठा है, यहाँ आ जाते हैं। ये सीट जो है वो आगे 5 फुट 6 इंच के बंदे के हिसाब से सेट की गई है। अब मैं इसको ऑल द वे पीछे लेता हूँ। एक तो यहाँ ऑप्शन दिया गया इसको आगे पीछे करने का, जो कि अच्छी चीज़ है। तो मैंने इसको ऑल द वे पीछे कर लिया, उसके बावजूद इतना सा स्पेस यहाँ पे है कि आप जो है वो थोड़ा सा गाड़ी, मतलब जो कहते हैं ना कि 5 फुट 8 इंच का बंदा फिर भी बैठ के ड्राइव, लंबी ड्राइव पे भी जा सकता है, कोई इशूज़ को नहीं होना है। हालांकि जब हम बात करेंगे कि 5 फुट 8 इंच का बंदा आगे बैठा है और कोई यहाँ पे बैठा है, उसने सीट आगे कर ली अपने हिसाब से, तो अभी मैं कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं है पाँव इधर उधर करने में, और मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अब बात करते हैं हम कि लास्ट रो का क्या सिचुएशन है। लास्ट रो एक्सेस, एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये कि आप इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो। लेट्स अज्यूम ये सीट यहाँ पे है और मैं इसको हल्का सा पीछे कर सकता हूँ, तो ये रिक्लाइन हो जाती है। रिक्लाइन एंगल भी इसका काफ़ी बढ़िया है, जो कि अगेन इसके बारे में अच्छी चीज़ है। बट हम बिना रिक्लाइन किए एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके पीछे चलते हैं। हाँ, इतना सा रिक्लाइन है, अभी ये कंफर्टेबल पोजीशन है। अब चलते हैं कि पीछे वाली सीट का क्या सिचुएशन है, वहाँ जाके बैठा जा सकता है या नहीं बैठा जा सकता। ये टंबल हो जाती है साइड में से, एक्चुअली सही तरीके से चलते हैं हम बाहर से, तो ये टंबल यहाँ पे हो गई है। हालांकि और ज़्यादा टंबल हो जाती है, बट क्योंकि हमने ये सीट पीछे खींच रखी है तो इसलिए पूरी तरीके से टंबल हुई नहीं है। और ये यहाँ पे हमारे लंच बॉक्सेस पड़े हैं, जिनको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो मैंने ये टंबल की हुई सीट जो है इसको मैं वापस पीछे खींच लेता हूँ। नाउ माइंड यू, ये सीट अपनी सबसे पिछली पोजीशन पे है, ये सीट हल्की सी रिक्लाइन है, सबसे आगे पोजीशन पे होगी सब हल्की सी रिक्लाइन है। तो यहाँ पे जब ये सीट पीछे वाली पोजीशन में, तब तो इतना स्पेस नहीं है, घुटने मेरे प्रॉपर टच हो रहे हैं, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ पे। बट अगर हम बात करें इस सीट की, तो यहाँ पे मैं थोड़े टाइम के लिए बैठ सकता हूँ।
प्रॉबली मतलब ठीक है, अभी भी मेरे घुटने काफ़ी ऊपर है, थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, मतलब टच ही नहीं हो रहा थाई। तो यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ कुछ टाइम के लिए, हालांकि ये बेस्ट होगी जब यहाँ पे बच्चे बैठेंगे, लेकिन फिर भी टाटा ने सोचा कि कभी कोई बड़ा लोग बैठे तो उनके लिए स्कूप यहाँ पे कर दिया जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये स्कूप जो है बड़े साइज़ वालों के लिए बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि स्कूप यहाँ आते आते ख़त्म हो जाता है और वहाँ से मेरा सिर जो है वो शुरू हो रहा है सिर। तो ये स्कूप यहीं तक ही है इसका। हालांकि यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको रीडिंग लैम्प जो है वो यहाँ पे मिल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी ब्राइट है। उधर आपको पीछे की ओर 2 और USB स्लॉट दिए गए हैं, जो कि देख के काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में यहाँ पे छोटा सा कप होल्डर है आपके पास में, थोड़ी सी स्पेस जो इधर भी दी गई है। ये AC वेंट आपको मिलते हैं और इनका ब्लोअर जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ हो जाता है अपने 3rd सेटिंग पे। ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं और पीछे बच्चे वगैरह कोई भी बैठे हैं तो काफ़ी सही यहाँ पे बैठ के महसूस करेंगे। थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे भी आपके पास में, और अगेन सेम बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ पे भी आपको मिलता है। हालांकि पीछे की ओर इतने USB स्लॉट मुझे दिख गए, बट एक चीज़ मुझे जो अभी तक नहीं दिखी है वो ये कि कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो जस्ट इन केस कभी कभार अगर आपको ऐसा हो कि मुझे गाड़ी में पीछे की तरफ कोई टायर इन्फ्लेटर या ऐसी कोई चीज़ लगानी है, तो उसके लिए कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं है। सेम प्रॉब्लम हमें MG हेक्टर में भी थी, उसमें भी पीछे ये सब चीज़ें दी गई है कि आपके पास में ब्लोअर है, AC वेंट है वगैरह वगैरह, बट 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो नहीं मिलता है। उससे एक्चुअली कई बार टायर इन्फ्लेटर वगैरह जैसी चीज़ लगा के आपको रियर टायर बढ़ना हो या कुछ करना हो तो वो चीज़ें काम आती है। वो चीज़ यहाँ पे भी मिसिंग है, MG हेक्टर में भी मिसिंग थी। चलिए, ये 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट में लगातार ये बंद करने के। बाय द वे ये यहाँ पे आपके पास में वही शेर वगैरह बना हुआ आता है, जो कि और भी कहीं आता है। ये कहाँ आता है? एक तो कहीं और भी कुछ आता है जो मैं भूल रहा हूँ अभी, शायद डैश उसके अंदर आता है ग्लो बॉक्स में। यहाँ पे सफारी की ब्रांडिंग जो है वो आप देख ही पा रहे हैं। चलिए अब ड्राइव करते हैं टाटा सफारी को और देखते हैं क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है। ओके, तो अब ड्राइवर सीट से बात करते हैं सफारी के बारे में। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो हैरियर माफी की है, चाहे वो विजिबिलिटी की बात हुई हो, चाहे वो एर्गोनॉमिक्स से जुड़ी हुई बात हुई हो, चाहे वो हैंडलिंग वगैरह से जुड़ी हुई बात हो, सब कुछ वैसी सी है। कुछ जो चीज़ें अलग है उनको हाईलाइट कर देता हूँ। बाकी आप हैरियर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में जाके वो वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। वो आई बटन वाली वीडियो जो है मतलब बेसिकली हैरियर वाली वीडियो जो है उसके जैसी सी चीज़ें आप यहाँ पे मान सकते हो। ऑब्वियसली गाड़ी में जब 7 लोग बैठे होंगे तब थोड़े से बदलाव जरूर आ जाएंगे गाड़ी के चलने वाले में, बट फिलहाल अभी तो मैं अकेला ही बैठा हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, सफारी में आपको रियर में विजिबिलिटी के मामले में थोड़ा सा और छोटा लगेगा रियर ग्लास, प्रॉब्ली बिकॉज वो या तो हल्का सा दूर हो गया इस वजह से थोड़ा छोटा लग रहा है, या जेन्युइनली उसको छोटा किया गया इस वजह से वो थोड़ा सा छोटा लगता है। क्वार्टर माइल जब आप यहाँ से देखते हैं तो वो एक छोटी सी चीज़ है जो आपको अलग लगेगी। हालांकि पीछे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट दिए जाते हैं, जो कि देख के काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो सेफ्टी के लिहाज से थोड़े बेटर हैं। पहले वाली सफारी में आई क्लियरली रिमेंबर वो पीछे जो शेर बने होते थे वो दिखते रहते थे, बट यहाँ पे जो है वो शेर बने हुए दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सीट का हेडरेस्ट आ जाता है। तो वो एक चीज़ मतलब विजिबिलिटी वाइज हल्की सी चेंज हुई है। एक चीज़ ORVM जो है वो ORVM पता नहीं मैंने पिछली सफारी में नोटिस किया था या नहीं किया था, बट ये ना अपने सबसे ऊपर वाली पोजीशन में, अभी सबसे ऊपर वाली पोजीशन में भी इतना ऊपर नहीं है कि मेरे को ऐसे रूमी सा लगे, वो थोड़ा सा नीचे, मतलब जैसे इसको ऐसे होना चाहिए था पर ये ऐसे ही रह रहा है। तो सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं होगा क्योंकि जितना एरिया दिखना चाहिए था वो सब तो दिख रहा है। इट्स जस्ट कि अगर आप लोगों को ऐसे आदत है कि आप हल्का सा आसमान देखते हो और बाकी बची हुई चीज़ें रोड देखते हो, तो उस लिहाज से ये थोड़ा बेटर नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ना ये नीचे की तरफ ही रह पा रहा है। बाकी गाड़ी में जो है और भी कोई विजिबिलिटी और एर्गोनॉमिक्स वाइज जो है चेंजेस है नहीं। फिर बात आती है गाड़ी की मतलब सस्पेंशन, राइड क्वालिटी वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे 18 इंचेस के अलॉयज यूज़ किए गए हैं, पहले 17 इंचेस के मैक्स थे। जब मैं गाड़ी चला रहा था मुझे इनिशियली यूँ लगने लगा कि थोड़े से स्टिफ टाइप क्यों बिहेव कर रहे हैं। हालांकि मुझे मतलब इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा हाई स्पीड्स पे, स्लो स्पीड पे चल रहा था। अब मुझे यूँ लग रहा है कि कुछ तो सस्पेंशन में जो है छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की आवाज़ स्लो स्पीड पे, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, शार्प गड्ढे जो होते हैं, उनमें हल्की फुल्की आवाज़ बढ़ गई है। बाकी और कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे आवाज़ें हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, हल्की सी आवाज़ एक्स्ट्रा आ गई है। तो हैरियर के मुकाबले प्रॉब्ली इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया गया है, कुछ तो किया गया है, जिसकी वजह से हल्की हल्की आवाज़ें हैं। लेकिन
जब आप हाई स्पीड पे होते हो तो अगेन सारे जो हैरियर की अच्छी पॉइंट्स है, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि स्टेबिलिटी हुई, जैसे कि राइड क्वालिटी हुई, वो सब जो है बरकरार है। सस्पेंशंस भी बहुत अच्छे हैं उस जगह पे, और डेफिनेटली कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। तो वो चीज़ें हैं। बॉडी रोल डेफिनेटली पहले भी था और अब भी है, बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को उससे परेशानी होगी। जो एक चीज़ जो मुझे लग रहा था कि कुछ ट्यूनिंग वगैरह करके यहाँ पे की जाएगी, बट वो नहीं की गई, वो ये कि जैसा हैरियर में था वैसे ही सफारी में स्टीयरिंग सिटी स्पीड्स पे हैवी है, हाईवे पे यूँ बीच में से लाइट हो जाता है, बड़ा ही अजीब सा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है। इसको डेफिनेटली चेंज किया जाना चाहिए था, बट ये नहीं किया गया है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है सिटी में एक्चुअली ठीक है, हाईवे पे तो आपको आदत पड़ जाएगी लाइट स्टीयरिंग वगैरह की। काफ़ी और कार्स का देखिए, Hyundai की बहुत सारी कार्स का लाइट स्टीयरिंग होता है, लेकिन सिटी में सिटी स्पीड पे जब आप पार्किंग में इधर उधर मनोवर कर रहे होते हो तो आपको ये जो है स्टीयरिंग में वजन है वो आपको कई बार परेशान कर सकता है। स्पेशली जब मतलब लेडीज़ ड्राइव करती हैं तो उनको ये रहता है कि स्टीयरिंग लाइट हो तो बेटर हो, तो वहाँ पे जो है बड़ा ऐसे मशक्क़त इसमें करनी पड़ती है। तो वो एक चीज़ इसके बारे में इम्प्रूव आई होप टाटा जल्द ही कर दे। गियर बॉक्स और इंजन सब बेहतर है, कोई शिकायत नहीं है। मतलब गियर चेंजेस वगैरह आपको ज़्यादा फील नहीं होते। ऑब्वियसली 6 स्पीड का है तो इतना इंगेजिंग वगैरह वाली चीज़ नहीं है कि वही बहुत ही ज़्यादा फास्ट या ऐसा कुछ है, बट कोई भी शिकायत वाला मौका भी आपको नहीं देगा। जो पर्पज़ है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का, कन्वीनियंस है, वो आपको अभी भी मिलती रहेगी। कुछ मोड्स दिए गए हैं गाड़ी में, सिटी, इकोनॉमी और स्पोर्ट मोड। बेसिकली सिटी मोड हमेशा एक्टिव रहता है और वही शायद सबसे बेहतर मोड होगा अगर आप सिटी हाईवे दोनों तरफ चलते हो तो। स्पोर्ट मोड में क्या होता है, गाड़ी हल्का सा आरपीएम अपना अप रखती है, और ना सिर्फ आरपीएम बल्कि आपकी मतलब ऐसा नहीं है कि आरपीएम अप रहेगी तो ही वो पावर ज़्यादा दे रही है, बल्कि डेफिनेटली ईसीयू में ऐसा लगता है चेंजेस आ गए हैं, फ्यूल इंजेक्शन में चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि आप टैप करते हो तो जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बदल जाता है। स्पोर्ट मोड में, इकोनॉमी मोड में, सिटी मोड में, तीनों में रिस्पॉन्सेज में फ़र्क दिख रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी स्पोर्ट मोड पे हूँ, ये मैं स्पोर्ट मोड में आ गया। अब यहाँ पे मैं गाड़ी मेरी 2500 आरपीएम पे और मैं टैप करता हूँ तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स मुझे सिटी मोड में सेम सिचुएशन में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल सेम 2000 आरपीएम के आसपास मैं अभी हूँ और अब मैं टैप करता हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा फ्रूगल रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना मुझे स्पोर्ट मोड में मिल रहा था। तो ये जो डिफरेंसेस है स्पोर्ट और सिटी मोड की वो क्लियरली एविडेंट है। साथ ही में आपका फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी आगे पीछे हो जाएगा। थोड़ी सी हम रफ रोड्स पे ले चलते हैं ताकि हमें और बेहतर अंदाजा लग जाए। तो साथ ही में आपका फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी डेफिनेटली ड्रॉप होता जाएगा अगर आप मोड वगैरह में चेंज करेंगे। इकोनॉमी मोड जैसा नाम बता रहा है उस हिसाब से सबसे बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी आपको वहीं मिल पाएगी। अब तक की फ्यूल एफिशिएंसी 10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मुझे सिटी में मिल रही है, ऑटोमेटिक से 10-11 के आसपास मेरे ख्याल से मिलेगी, और मैनुअल में डेफिनेटली ज़्यादा होगी। लेकिन हाईवेज़ पे आपको ये मतलब इको मोड पे अगर आप चलाओगे तो ये गियर बॉक्स जो है वो भी आपको अराउंड 17 की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो डिलीवर कर देगा। मतलब 16-17 अगर आप 90-80 की स्पीड में चलाते हो तो, या 95 तक चलाते हो तो। फिर आपका जो मैनुअल मोड है वो भी आप कभी कभार काम में ले सकते हो। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था हैरियर में कि इसमें फॉर एग्जांपल मैं थर्ड गियर लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट गियर लगाना चाहता हूँ तो फर्स्ट गियर लग जाता है, लेकिन वो एनिमेशन जो है वो थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये MID वाला एनिमेशन स्लो है। दो ये वाली टच स्क्रीन जो है इसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं और साथ ही में इसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है वो भी तेज़ हो गया है। तो अब बात करते हैं सफारी के मैनुअल गियरबॉक्स की। अब यहाँ पे मैनुअल जो है उसमें गियरबॉक्स और क्लच का फ़र्क है, उसके अलावा मतलब सब चीज़ें जो है सेम है, चाहे वो सस्पेंशन हो, राइड क्वालिटी हो, सब कुछ सेम है। एक थोड़ा सा फ़र्क जो मुझे लग रहा है वो ये कि मैनुअल में साउंड जो है, इंसुलेशन जो है वो NVH उतना बेटर कंट्रोल नहीं है जितना उसमें है ऑटोमेटिक में भी ठीक है, आसपास की आवाज़ें आ रही थी, पर इंजन उतना ज़्यादा वोकल नहीं जितना इसमें। हल्का सा फ़र्क है, अब वो क्यों है वो मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरा वहम भी हो, लेकिन वो है थोड़ा सा ज़्यादा वोकल इसमें इंजन है उसके मुकाबले। डिफरेंस कुछ नहीं है, गियर बॉक्स का डिफरेंस है, मतलब गियर रेशियोज अलग है, और वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक मैनुअल में जो थोड़ा बहुत फ़र्क आता है वो तो है ही, बट फिर भी साउंड का फ़र्क जो है वो थोड़ा सा जस्टिफिकेशन उसका मुझे मिल नहीं पाया कि ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। फिलहाल बाकी सब चीज़ें तो सेम है। तो बात करते हैं कि गियर बॉक्स और क्लच कैसा है। क्लच हैरियर का हैवी था, यहाँ पे सफारी में भी ऑब्वियसली सेम क्लच है, तो हैवी है वो थोड़ा सा। सस्पेंशन और क्लच का ट्रैवल जो है वो लंबा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लंबे ट्रैवल की वजह और हैवी होने की वजह से आप जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तो वो आपको ज़्यादा इशू देता है, आपको वहाँ पे बार बार क्लच दबाना पड़ता है। और इनफैक्ट इस गाड़ी में एक वार्निंग आती है कि यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ है और यहाँ MID में भी वार्निंग आती है। वो ये कहता है कि आपको गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर तक चलानी है तो फर्स्ट गियर में ही चलाएं, सेकंड गियर में उसको पिकअप करने की कोशिश ना करें, ऐसा कुछ ना करें। तो वो चीज़ प्रॉब्लम इसलिए दी गई है ताकि आप क्लच बर्न ना करें,
और उस वजह से क्या है कि आपको फ्रीक्वेंट गेयर शिफ्ट तो आपको करना ही होता है। तो शहर में जो है मैनुअल का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, तो शहर के लिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको लेनी है हैरियर, शहर में ही चलानी है मोस्टली, तो आप ऑटोमेटिक ही लें, वरना बाद में शायद आपको ऐसा लगेगा कि काश थोड़े से पैसे और डाल के ऑटोमेटिक ले लिया होता मैनुअल की जगह, क्योंकि आप शायद परेशान उससे हो जाएं। गियर शिफ्ट कैसे हैं? वेल, गियर शिफ्ट जो है वो काफ़ी सही है, मतलब ठीक है, स्मूथ नहीं है, लेकिन उसमें कोई रबरी फील भी नहीं है जो पुरानी गाड़ियों में हुआ करती थी, तो आई एम हैप्पी विद दैट। कोई भी गियर लगाओ इतना कोई बुरी फील जो है उसमें नहीं है, और ना ही एकदम स्मूथ बटरी स्मूथ वाली फील भी नहीं है, कभी भी आपको कोई इशू बेसिकली उसमें होगा नहीं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी कि मैनुअल में यहाँ पे जो है ये टच होता है, तो अभी आप फिलहाल देख पा रहे हो कि मेरे टच नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये चेंज कर दिया गया। एक्चुअली मैं सीट पीछे करके बैठा हूँ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट वाली हैरियर में ये इशू बताया था, लोगों ने मुझे कहा था कि आपकी हाइट के हिसाब से आपको थोड़ा सा पीछे बैठना चाहिए ताकि आपको जो है ये टच नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 5 फुट 8 इंच का मैं हूँ और ये यहाँ पे अभी टच तो नहीं कर रहा है, बट क्लच का ट्रैवल लंबा है, तो अब जब भी मुझे क्लच दबाना है, फॉर एग्जांपल अभी दबाना है, तो मुझे काफ़ी अंदर जो है उसको दबाना पड़ रहा है। तो प्रॉब्ली एक क्लच अगर इस गाड़ी में लाइट कर दिया जाए या उसका ट्रैवल कम कर दिया जाए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में बढ़िया हो सकता है। बाकी तो सब ऑटोमेटिक जैसा इसमें है ही। फिर अब बात ये आती है कि सफारी जो है वो मतलब कैसी है ओवरऑल 7 सीटर के तौर पे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको जेन्युइनली 7 सीटर की नीड है, या 6 सीटर वो कैप्टन सीट वगैरह के साथ में नीड है, तो आप इस गाड़ी पे जाएं। अदरवाइज़ आपके पास में हैरियर अभी भी बेटर ऑप्शन है ही, आपके पैसे भी कम लगेंगे और ऑब्वियसली आपको सेम चीज़ ही मिल रही है, तो वो एक चीज़ है। लिटिल बिट जो सस्पेंशन के बारे में मैंने बताया कि ख़राब सड़कों पर हल्की फुल्की, मतलब ख़राब और स्लो स्पीड पर हल्की सी ज़्यादा आवाज़ इनमें आ रही है, जो कि मुझे याद नहीं है कि हैरियर में ऐसा कुछ आ रही थी, क्योंकि हैरियर की राइड क्वालिटी जो है सेगमेंट में बेहतरीन है। तो ये सब तो थे मेरे इंप्रेशन टाटा सफारी के बारे में। अब डिस्कशन आता है सफारी नाम पे। अब टाटा ने जब ये अनाउंस किया कि वो इस गाड़ी का नाम सफारी रखेंगे, तो डेफिनेटली कई अलग अलग तरह के ओपिनियंस आप लोगों के आए। मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट सा फील हुआ, बिकॉज आई न्यू ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, इसमें कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 जैसी कैपेबिलिटीज़ दी नहीं जाएगी। ये हैरियर ही है जिसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, प्रॉब्ली 7 सीटर वर्जन है, तो आई थॉट कि इसको बेटर है कि हैरियर सफारी एडिशन नाम दिया जा सकता था रादर दैन कंप्लीटली सफारी कहने का। अब यहाँ पे दो सवाल बड़े खड़े होते हैं, वो ये कि सफारी जो अपने आप में एक आइकनिक कार थी, बहुत ही बड़ा नाम था, उसको यहाँ यूज़ तो कर लिया गया है, बट क्या वो 4x4 कैपेबिलिटीज़ एटलीस्ट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? वेल, अभी फिलहाल तो जो है कोई प्लान टाटा के उसमें है नहीं, बट हमने जैसा कि देखा है टाटा क्या करता है, यूजुअली गाड़ी लॉन्च कर देता है, फिर 1-2 साल बाद में उसमें कुछ अपडेट आते हैं, कुछ वेरिएंट्स आते हैं, तो हो सकता है 1-2 साल बाद में हमें कोई 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है यहाँ पे देखने को मिल जाए। कितना कैपेबल होगा इस पर कोई क्वेश्चन अभी का मतलब बन नहीं पाएगा, कोई भी चीज़ कॉमेंट भी जो है वो किया नहीं जा सकता, बिकॉज करंटली कोई भी ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो है वो ऐसा है नहीं टाटा के पास में जो हम इसमें इमेजिन कर पाएँ। तो फ्रेशली डेवलप होगा और उसके बाद ही जो है हम कुछ सोच पाएंगे, हम कुछ के बारे में कमेंट कर पाएंगे, दे दिया जाए तो बेटर है। दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि सफारी नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया गया है, तो टाटा का क्या नेक्स्ट प्रॉपर बड़ी एसयूवी होगी, इस पर भी कोई जो है चीज़ अभी क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल के लिए यही फ्लैगशिप एसयूवी टाटा की ओर से है। और अगर आपको कैसा लगा, नाम यूज़ करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, जो इंप्रेशन हमने बताया वो कैसे लगे, कुछ भी है तो आप नीचे यूट्यूब से कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। अगर और डिटेल्स कोई रह गई हो आपके जानने के लिए, तो सिंपली गूगल पे सर्च कर दीजिएगा टाटा सफारी गाड़ीफाई वेबसाइट जो है उस पर जो भी आर्टिकल्स होंगे आपको वो पता चल जाएंगे। और कंसल्टेशन या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे ज्वाइन बटन आपको दिया हुआ है ही। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।